एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ज़ेन ऑरा, जहाँ पे हम ये जो सीरीज है PYQs की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ये इसका चैप्टर 4 बिगिन कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। लेकिन सीरीज आपको अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बार बार देखिए, सॉल्व कीजिए, केस स्टडीज को समझिए कि मैं कैसे पहले क्वेश्चंस पढ़ के फिर केस स्टडीज पे आ रही हूँ, ये सब चीजें। ओके, सो नाउ विल बिगिन विद द क्वेश्चंस। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज developing a fear of entering unfamiliar situations is known as, क्या होता है, क्या है हमारे लिए कीवर्ड, क्या है ये? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कीवर्ड हमें देखना है। कीवर्ड हमारे लिए क्या है? अनफेमिलियर सिचुएशन। अनफेमिलियर सिचुएशंस क्या होते हैं? जो हमें जान पहचान के नहीं होते, जो हमारे है, वो हमारे लिए अनफेमिलियर होते हैं। तो जैसे कि इस वर्ड को लेके हमें चलना है, राइट? देखो, पैनिक डिसऑर्डर्स तो पैनिक डिसऑर्डर्स कुछ और होते हैं, ठीक है, ये एंजाइटी के बाद होते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, नो। कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, नहीं, ये तो ओसीडी का पार्ट है हमारा, है ना, तो ये तो है नहीं। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास एक चीज बची। हमारे पास क्या बची? एगोरोफोबिया। सो एगोरोफोबिया, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? इंडिविजुअल रिपोर्टिंग लॉस ऑफ पार्ट और सम बॉडीली फंक्शंस। सो अब क्या है क्वेश्चन में? ये है लॉस ऑफ पार्ट, पार्ट है, और सम बॉडीली फंक्शंस है ना? ये दो हमारे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स पे हमें ध्यान देना, राइट? सो डिसोसिएटिव ऑर्डर्स, नहीं, डिसोसिएशन कहीं नहीं है, रियलिटी से टच नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा। लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, पैनिक डिसऑर्डर में तो हम बॉडी पार्ट लॉस फील ही नहीं करते हैं। मूड डिसऑर्डर्स मूड के स्टेट्स के बारे में होता है कि कभी आप अच्छा फील कर रहे हो, आपका मूड ऐसा ऐसा है, तो ये भी नहीं है। बचता क्या है हमारा? कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है, जो बहुत पहले थे। कन्वर्जन डिसऑर्डर सबसे पहले आए थे हिस्टीरिया के बाद। Now, question number 3. Michael, 10-year-old boy, diagnosed with disorder where he has difficulty in perceiving and processing information. तो माइकल क्या है? कीवर्ड है 10 साल का लड़का। परसीविंग और प्रोसेसिंग में उसको दिक्कत हो रही है, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। नाउ दिस इम्पैक्ट्स हिज बेसिक स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड डूइंग मैथमेटिक्स। ओके, कीवर्ड है हमारे रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, एंड डूइंग मैथमेटिक्स। ओके, एकेडमिक प्रॉब्लम दिख रहा है हमें। आइडेंटिफाई दिस डिसऑर्डर। सो नाउ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का तो इसमें ये तीनों तो आएंगी नहीं, राइट? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी तो वो नॉर्मली रीड राइट कर ही नहीं सकता है बच्चा, तो ये भी हो गया। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में क्या होगा? इंपल्सिविटी होगी। उसमें कहीं पे ये नहीं बोलते हैं कि इंपल्सिविटी होगी, उसमें कहीं पे ये नहीं बोलते हैं कि बच्चा रीड नहीं कर सकता है, बच्चा ये नहीं करता, उसमें सीधा होता है फोकस नहीं कर सकता है बच्चा, राइट? सो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ये डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसलेक्सिया, ये सारे प्रॉब्लम्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। For the past 6 months, Julie has been exhausted, hopeless, and unable to enjoy her normal activities. So, exhausted है, hopeless है, and unable to enjoy normal activities. Normal activities जो पहले enjoy कर रही थी, अब उनको enjoy नहीं करी. She has no interest in spending time with friends. और उसका कोई interest नहीं है इन सब चीजों में अपने time. And having hard time to keeping up at work. तो मतलब उसकी जो professional life है वो disturbed है. The most likely diagnosis is स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूजन होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी नहीं है इन पे से यहाँ पे। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर में सीजन का तो कहीं मेंशन किया ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि 6 मंथ से ऐसा एग्जॉस्टेड हो रही है। सीजन के लिए वो सीजन वर्ड होना बहुत जरूरी था, तो नहीं है। डिसोसिएटिव, कहीं पे भी रियलिटी से टच नहीं है, ये वर्ड तो है ही नहीं। बसता हमारा क्या है? ये मेन की फीचर्स है हमारे डिप्रेशन के, ये सारे, राइट? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन मिडिल एजेस? मिडिल एजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो डिमोनोलॉजी, डिमॉन्स और डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशंस वर यूज्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यस, यही तो करते थे पहले, विचेस बोलते थे, भूत प्रेत की बात करते थे, है ना? मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट वर कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अरे इतने तो हम ऊपर नहीं गए थे तब तक, ये तो हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था, ठीक है? तो सेकंड तो हट गया। डिस्टर्ब्ड इंटरप्रेटेड रिलेशनशिप्स वर एम्फसाइज्ड ऑन एक्सप्लेन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अरे भाई, ये तो बहुत आगे चले गए आप, हम तो बहुत पीछे हैं अभी, मिडिल एज पे है हम तो अभी। so there was emphasis on de-institutionalizations for people with psychological disorder। अरे ये तो मिस्टर, ये तो सबसे लास्ट है हमारा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के उसके पार्ट में सबसे लास्ट था ये हमारा। इसके बाद रिफॉर्म्स आए, जब रिफॉर्म्स के बाद का है, तो कौन मिडिल एज? देखो, करेक्ट जो चीज हमें देखनी है वो है हमारा मिडिल एजेस। तो मिडिल एजेस के लिए तो एक हमारा फर्स्ट बैठता है, ठीक है? ओनली वन तो नहीं है, सेकंड है दूसरा। जस्ट अ सेकंड, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर कंसिडर्ड रीजंस फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। मेंटल एंग्विश,
अच्छा, ये मिडिल एजेस के लास्ट में उन्होंने ये लाइन बोली है, सॉरी, हाँ, इसको हम लास्ट में उन्होंने ये लाइन बोली है कि करते हैं, हाँ, यस। थर्ड और फोर्थ नहीं है कंप्लीटली, तो फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी, माय मिस्टेक, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन 6, एक्सट्रीम पेन विदाउट आइडेंटिफिएबल बायोलॉजिकल सिम्टम्स इज एन एक्सट्रीम ऑफ कन्वर्जन। हमने अभी देखा नहीं, एंजाइटी में भी कहीं पे बायोलॉजिकल सिम्टम्स का विदाउट पेन नहीं होता है, सोमेटिक में ऐसा होता है, यस, सोमेटिक डिसऑर्डर्स में। सोमेटिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि बिना किसी आपके रिपोर्ट्स में कोई ये नहीं आएगा लेकिन आपको दर्द हो रहा होगा, तो वो सोमेटिक ही होते हैं, डिसोसिएटिव नहीं, रियलिटी का वर्ड नहीं यूज किया। ध्रुव फिजिट्स, क्विम्स, climbs and run around the house aimlessly. He is distracted, inattentive, and seems overactive. In case he neither follows instructions nor complete assignments, the psychologist has diagnosed him with, अब देखो, इस वर्ड ने इनअटेंटिव ने, ओवर एक्टिव ने, ठीक है, मेरा काम आसान कर दिया, neither follows instructions, तो ये मुझे सारे ADHD के दिख रहे हैं, है ना। ADHD में क्या है, ये HD वाला पार्ट ज्यादा है, हाई HD, हाई क्वालिटी, हाई डिस्क, है ना। तो हाइपर एक्टिविटी किसी, इनअटेंशन है, ओवर एक्टिव हाइपर बच्चा है ना। कंडक्ट डिसऑर्डर नहीं है, कंडक्ट में तो वो एंटी सोशल टाइप करेगा बिहेव। ऑटिज्म में सोशल एंड कम्युनिकेशन स्पीच का कुछ नहीं बोला, लर्निंग डिसेबिलिटी का कुछ नहीं है, ये सिंपली क्लियरली हाइपर एक्टिविटी है। एक्सट्रीम पेन विदाउट आइडेंटिफल, सेम सेम क्वेश्चन है, ये अभी हमने किया। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। कन्वर्जन और सोमेटिक का डिफरेंस देख लो आप कैसे क्या है ना। मूड डिसऑर्डर नहीं है ये, फोबिक भी नहीं है, साइकोटिक भी नहीं है, somatic disorders है। Poonam has not slept in several days. She alternates between writing what she believes will be Grammy-winning album of folk songs and going on expensive shopping sprees. She speaks in a loud, phrased voice and exploits in anger when her roommate tells her calm down. Okay, this pattern is followed by a period of depression. Okay, keyword ये है in most appropriate diagnosis. देखो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बताती हूँ कैसे नहीं होगा। सी ऑल्टरनेट्स, ठीक है, उसमें तो फिर एक जैसा मूड रहेगा ना आपका। डिप्रेशन तो आप सैडनेस को लंबा खींचोगे। सी ऑल्टरनेट्स बिटवीन राइटिंग व्हाट शी बिलीव्स और विद ग्रैमी एल्बम, तो वो ऑल्टरनेट कर रही है, तो मेजर डिप्रेसिव नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या कुछ तो भी सिम्टम्स देंगे वो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। एंजाइटी भी नहीं है, तो हमारा बाइपोलर है, मूड है भाई। कभी अभी वो हो रही है ना, बाइपोलर की जो फेज होता है एक्साइटमेंट वाला, फिर सैडनेस वाला, तो ये देखो एक्साइटमेंट ऐसे बिलीव कर रही है कि वो ग्रैमी की विनिंग एल्बम कर रही है, फिर यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं एंगर बहुत ज्यादा है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, सी वाला करेक्ट है। While driving to work one day, Amit debates what color of paint his new house. When he arrives at his parking spot, he realizes that he does not remember any of the details of his drive into work. Amit has experienced. देखो, डिल्यूजन नहीं है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हेलुसिनेशन में है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ कोई नहीं दिख रहा बात करता हुआ, ऑब्सेसिव थिंकिंग नहीं है, कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं किया कि रिपीटेटिवली वो कर रहा है या बार बार कुछ सोच रहा है, ऐसा कहीं नहीं बोला। सिर्फ उन्होंने एक चीज बोला है, अमित डिबेट करता हुआ आ रहा है, और उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे आया है, वो ये चीज भूल चुका है, तो वो डिसोसिएशन है उसका, डिसओरिएंटेड है वो। डिसओरिएंटेड का मतलब क्या है कि वो अपने प्रेजेंस में नहीं है, वो अपनी रियलिटी के टच में नहीं है, दैट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएट है वो अभी की प्रेजेंस फीलिंग से। Now, these are the important questions that you have to take care. Well-being, separation anxiety disorder, substance dependence, biological factors, different models, बहुत important, बहुत important। एक मॉडल देके पूछ लेंगे। स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल देख, डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल देख लीजिए आप। ओसीडी, ऑब्सेसिव ओसीडी को अलग अलग में ऑब्सेशन क्या है, कंपल्शन क्या है, ऐसे ये ऐसे वे में क्वेश्चन आता ही है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो उसमें एमसीक्यू में भी काफी दिखाई दे रहा है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना आप। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, डिल्यूजनल हेलुसिनेशन का डिफरेंट है ना। सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन देखो। जनरलाइज एंजाइटी है, राधिका एक्सप्लेन डेवलपमेंटल ऑफ डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको एक्सप्लेन करना है स्ट्रेस डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल से। ये मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल को बड़ी रिसेंट टाइम में बड़ी ये मिल रही है, क्या मिल रही है, मतलब इस मॉडल के थ्रू अब सब डिसऑर्डर्स को हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ना सारे आपके इस मॉडल का खासियत क्या है, ये आपके बायो, साइको और सोशल और इन्वायरमेंटल, इन सारे फैक्टर्स को किसी भी प्रॉब्लम में देखता है। राधिका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होंगे, साइको सोशल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत एक जो रिसेंट है वो इसको बहुत यूज करते हैं इस मॉडल का हम। Imran, 40 years old male who complains of difficulty in breathing and other body related symptoms, on being examined the doctor were unable to find any medical, देखो फिर से वही आ गया, कोई मेडिकल रीजंस नहीं है। डिसोसिएशन और ये सॉरी सोमेटिक और कन्वर्जन के क्वेश्चंस बहुत है। एक्सप्लेन सोशो कल्चरल मॉडल्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स फिर से आ गया है, राइट। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस पे क्वेश्चन आएगा इस बार। एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, कंडक्ट डिसऑर्डर्स,
नाउ विल सी केस स्टडी। नाउ केस स्टडी में सबसे पहले, जैसे मेरी आदत है, हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। नाउ तो आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर दैट फिल इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, तो कोई डिसऑर्डर है जिसको हमें देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ जीएडी। नहीं, तो आंसर मुझे मिल गया मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का। माइट बी जीएडी डिसऑर्डर्स हो सकता है जिसपे ये क्वेश्चन बेस्ड हो। इंटरेस्टिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव थेरेपी प्रिस्क्राइब्ड फॉर जीएडी। ओके, इसको देखेंगे, हम इसको समझेंगे अभी जब पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने केस पे। So Phil is a 67-year-old male who reports that his biggest problem is worry. बेचारे को बहुत वरी रहती है, जैसे हम लोग सारे सोचते रहते हैं, ठीक है। He worries all the time and about everything under the sun. Okay, poor guy. For example, he reports equal worry about his wife who is undergoing treatment for breast cancer. Okay, and whether he returned his book to the library. He recognized that his wife is more important than a book. Okay, yeah, obviously बात है ये तो. And is bothered that both causes him similar level of worry. Phil is unable to control his worrying. Excessive worrying है, ठीक है। Accompanying this excessive and uncontrollable worry are difficulties falling asleep, impatience with other, difficulty in focusing at work, and significant back with muscle tension. Okay, Phil has had a lifelong problem with worry. देखो बार बार एक वर्ड आ रहा है तुम्हारे सामने, वरी 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 वरी, ठीक है, ये वर्ड आ रहा है बार बार, ये बड़ा है। Recalling that his mother called him a worry what? His worrying does wax and wane and worsened his when his wife was recently diagnosed with breast cancer. ठीक है। अभी देखो ऐसे जो केस होते हैं ना बेटा, इनमें हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। इनमें हमें जो केस में बोला है सिर्फ उन चीजों को लेके जाना है। आपने बहुत ज्यादा साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको लग सकता है ओहो इसमें तो ऐसा नहीं होता, इसमें तो ऐसा होता है, इसमें ये नहीं होता। नहीं, हम इसमें अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। केस की एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे स्टिक रहना है, आपको आपको अपनी नॉलेज यहाँ नहीं लगानी है। सो वरी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो इसका आंसर है, इसमें वरीनेस जो है ये साफ बताती है कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस चीज की प्रॉब्लम है। स्किज़ोफ्रेनिया में कहीं हमें वरीनेस नहीं दिखाई देती। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में भी वरी नहीं होती है, ठीक है। क्राइंग एपिसोड बच्चा करता है। पैनिक डिसऑर्डर्स में थोड़ी बहुत कह सकते हो, बट उसने कहा है एक्सेसिव, तो पैनिक में आप वरी नहीं करते हो। पैनिक में आपको आपकी हेड पाल्पिटेशन बढ़ जाएगी, आपकी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो एप्रीहेंशन, रेस्टलेसनेस, हाइपर विजिलेंस, पैनिक अटैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ। तो यस, तो एप्रीहेंशन होता है, रेस्टलेसनेस हो गया, आप क्योंकि बहुत सोच रहे हो, हाइपर विजिलेंस हो जाएंगे, हमारी बॉडी कंटिन्यूअस फाइट और फ्लाइट पे है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा भी कुछ बहुत दिखाई दे जाएगा, राइट। सो पैनिक अटैक, ये सब होगा। Now, which of the following is a cognitive therapy prescribed for generalized anxiety disorder? कौन सी होगी देखना है अभी। रिलैक्सेशन टेक्निक, ओके, इसको हम लेके चल सकते हैं, पर रिलैक्सेशन टेक्निक ट्रेनिंग हमारी कॉग्निटिव में तो नहीं आती। नो। शेड्यूलिंग स्पेसिफिक वरी टाइम, नो। प्लानिंग प्लेजरेबल एक्टिविटीज, नो। मॉडिफाइंग द कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग पैटर्न्स, यस, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है हमारा, पता है ना आपको, कैटास्ट्रोफिक। ये इसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो सीबीटी क्या बात करती है, कॉग्निटिव थेरेपी क्या बात करती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसका रीजन ही यही है कि आपकी जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, जिसमें ये डिस्टॉर्शंस होते हैं, उस पे आपको काम करोगे तो आपको ठीक लगेगा, हमारे क्लाइंट को, है ना। तो मॉडिफाइंग करेंगे हम इस चीज पे। नेक्स्ट केस आते हैं, चलो पहले क्वेश्चंस देखते हैं। आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विद व्हिच एना इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, एना का डिसऑर्डर देखना है हमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स सजेस्ट दैट एना इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ओके, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। लेकिन एक बात याद रखो, समटाइम्स दो कैरेक्टर हो सकते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है पढ़ के कि ओके हम पहले ही टिक कर देते, नहीं। आपको कभी कभी समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए आपके मार्क्स काटने का तरीका है ये बोर्ड का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको ऐसे ही फिलर्स दे देगा बीच बीच में, तो माइट भी, हाँ, तो इसलिए केस फिर भी पढ़ना है पूरा अच्छे से। अलॉन्ग विद डिप्रेशन एना इज ऑल्सो, ओके, तो उसके बाद डिप्रेशन देखो, अभी तक हमें पता चला कि दूसरा डिसऑर्डर भी है कुछ उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। ओके, सो डिप्रेशन तो मेन डिसऑर्डर है इसमें। अब देखते हैं कि इसमें से क्या है, ठीक है। सो नाउ विल कम। एना इज अ 20-year-old cousin woman who was struggled with alcohol। अल्कोहल तो हमने पढ़ा था ना, use for most of her teenage and young adult life. She began drinking in a high school at age 15 and dropped out college partway through her. Okay, first year because she was missing so many classes due to alcohol use. She has attempted to go back to school twice since then, sorry, but has been unsuccessful each time due to relapses. Relapses क्या होता है, जब आपने बीच में दारू छोड़ी और आप दोबारा स्टार्ट कर देते हो, it means relapses. Okay, Anna reports multiple attempts to stop drinking but has also been able to maintain sobriety for 4 weeks at a time. Whenever she tries to stop drinking, she gets nausea, shaky and disoriented. ये अल्कोहल डिपेंडेंस के सिम्टम्स है सारे, है ना। विद द लास्ट 4 months she has suicidal ideation। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बच्चा, हाँ,
She has withdrawn from her friend. She feels sad almost every day and has frequent suicidal ideation. Oh. Her appetite has decreased, but her alcohol use has continued to increase, and she is currently consuming approximately half a fifth of vodka per day. Okay. She has frequent arguments with her parents who are now threatening to cut her off financial because she spends most of her rent money on alcohol. She can't stop thinking about my next drink and reports feeling of guilt and worthlessness over being unable to stop drinking. तो आप देखोगे इसमें ज्यादा किस चीज की बात करी है, इसमें अल्कोहल की बात करी है ज्यादा, है ना। अल्कोहल अल्कोहल बोला हुआ है बहुत बार इन्होंने। डिप्रेशन के सिम्टम्स कम है, डिप्रेशन के सिम्टम्स ये वर्थलेसनेस है, गिल्ट है, फीलिंग ऑफ गिल्ट, ये सब कुछ है, लेकिन ज्यादा इन्होंने क्या बात की है, अल्कोहल की इसकी बात की है। सो बुलिमिया नर्वस तो ईटिंग डिसऑर्डर है, कहीं पे नहीं बोला इन्होंने। बाइपोलर मूड की बात कहीं नहीं करी है ना, स्टेट की बात कहीं नहीं करी, पैनिक के तो कहीं नहीं करी है, डिप्रेशन है। नाउ which of the following symptoms suggest that Anna is suffering from depression? ये तो है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, फीलिंग गिल्ट एंड वर्थलेस। यस, ये तीनों से तो मैंने आपको बताया कि इससे हमें पता चलता है कि डिप्रेशन भी है ना। तो यस, ऑल ऑफ द अबव। along with depression Anna is also alcohol use disorder। ये तो साफ था हमारा, पूरे पैराग्राफ में अल्कोहल 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 यूज किया है और उसका बताया है, उसका डिपेंडेंसी की बात की है, कहीं पे फ्लैश और ट्रॉमा की बात नहीं हुई है, स्किज़ोफ्रेनिया की बात नहीं हुई है, सोशल एंजाइटी की बात नहीं हुई है, ये सब नहीं है। ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रीडिस्पोजिंग। प्रीडिस्पोजिंग का मतलब होने के कारण, हाँ, प्रीडिस्पोज जिससे वो हो सकता है, ठीक है। नॉट अमंग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, जेनेटिक मेकअप हो सकता है, किसी का एज हो सकता है, किसी का जेंडर हो सकता है, बट स्लीप प्रॉब्लम इनिशियली नहीं होता प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टुवर्ड्स डिप्रेशन, ठीक है। नाउ दिस केस इज फॉर यू। अब हम जल्दी जल्दी इस केस को देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट केस आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे लिए, ठीक है, और मुझे बताएंगे कैसा आपका रहा ये केस करके। ओके बच्चा, यस। तो नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर विद विच गैरी, सो गैरी नाम का कैंडिडेट है। ओके, अनदर टर्म दैट हैज बीन प्रीवियसली यूज्ड फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, तो यानी बाइपोलर की बात की होगी इसके अंदर कहीं ना कहीं, राइट। बाइपोलर डिसऑर्डर इज व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर? ओके, दूसरी बार बाइपोलर आ गया। इन केस ऑफ गैरी द मैनिक एपिसोड्स वर फॉलोड बाय, ओके, मैनिक एपिसोड्स की बात कर दी है। अब हम आते हैं अपने केस स्टडी पे। Now, Gary is a 19-year-old who withdrew from college after experiencing a manic episodes, ठीक है, during which he was brought to the attention of the campus police. He had changed his major from engineering to philosophy and increasing had reduced his sleep, spending long hours, engaging his friends in conversation about the nature of reality. He had been convinced about the importance of his ideas, stating frequently that he was more learned and advanced than all his professors. He told others he was on the verge of revolutionizing his new friends, and he through increasingly irritability and intolerant behavior, drinking and engaging in sexual relations in a way that was unlike his previous history. Just a second, huh? Yes. So at present time, he was returned home with his placed on a mood stabilizer after a period of time on antipsychotic, and with his psychiatrist is requesting disadjunctive psychotherapy for his disorder. The patient parents are somewhat shocked by the diagnosis, but they acknowledge that Gary had early problems with anxiety during pre-adolescence, followed by some periods of withdrawal and depression during his adolescence. His parents are eager to involve in treatment if appropriate, right? Okay. Now identify the disorder which Gary has been diagnosed. तो diagnosed कौन सा हुआ है उनको? Bipolar के symptoms बताए है ना। Another term that has been previously used for bipolar disorder is manic depressive orders. Yes, schizophrenia तो नहीं है, paranoid तो type of schizophrenia है, multiple personality disorder no, personality की तो कहीं बात नहीं हुई है इसमें, तो manic depressive order ही बचता है। Bipolar disorder is a which type of disorder? Personality no, thought no, identity no, mood yes. In case of Gary, the manic episodes were followed by crime sprees. देखो depressive no, lying no, sleepwalking नहीं होता है crimes से, right? Yes. Now the last case, I guess, no, we have one more case. Yes. So now we'll see the questions of case 4. Identify the disorder Malay is exhibiting, distinguish it from ADHD. Okay. ADHD से अलग उसको करना है। Next question is, how would the socio-cultural model help us to understand Malaise disorder? Okay, socio-culture model को भी देखना है हमें, ठीक है।
Yes, so now come back to this. Malay, a student of class ninth, was referred to mental health clinic with complaints of stealing money, excessive lying, setting fire to household items. Okay, teasing young girls for the locality of the of the locality and passing lewd remarks and making obscene gestures. The onset was about 3 years ago and has increased over the past 8 months. Okay, ऑनसेट मतलब क्या होता है जब ये आपका जो ये जो बिहेवियर है जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं ये जब स्टार्ट हुआ है दैट इज ऑनसेट ओके बच्चों ऑफ लेट ही वाज स्टार्टेड यूजिंग अल्कोहल एंड स्पेंडिंग मोर टाइम आउटडोर्स विद फ्रेंड्स ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट ओके अल्कोहल भी कर दिया स्पेंडिंग टाइम फ्रेंड्स ऑफ सेम इंटरेस्ट कर दिया स्कूल रिपोर्ट सजेस्टेड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर सच एज ओपनली डिफाइंग रूल्स इन स्कूल playing prompt instigating fellow students to pass silly remarks in class, disrespectful attitude towards elders, ultimately result in frequently school absentee. Okay, mixing with local goons and excessive aggression. Further investigation revealed that the family history is disturbed. Relationship with father was extremely hostile. Okay, and there was frequent conflicts amongst the family members. Birth and development milestones are normal. Very beautiful case. Very beautiful. So नाइन्थ का बच्चा है हाँ, ये याद रखो नाउ देखो एडीएचडी का तो कहीं हमें अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं बताई है हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं बताई है तो ये जो सारे जो उन्होंने सिम्टम्स बताए थे ना बच्चों ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स है सारे ये आपको 18 ईयर्स से पहले स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है सो इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि नाइन्थ का बच्चा है पहला फर्स्ट पॉइंट ठीक है और जो ये जो सारे उनके ये थे सिम्टम्स थे लाइंग स्टीलिंग फायर लगा देना जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो दिवाली के टाइम स्कूल में क्रैकर्स लगाते हैं फॉर मस्ती बट ऐसे ही छोटे छोटे बिहेवियर्स उनके क्या हो जाते हैं प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं ठीक है ये जो चोरी करना कमेंट्स पास करना ये सारे कंडक्ट डिसऑर्डर्स का है ठीक है नाउ हमसे पूछा क्या है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे तो सिंपल सी बात है ये ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है एडीएचडी इंपल्सिविटी होती है हाइपर एक्टिविटी होती है ठीक है वेर जो ये जो दूसरा है हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करें इसके सिम्टम्स टोटली अलग है ना जैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट चिल्ड्रंस विद एडीएचडी आर आल्सो प्रोन है ठीक है ऐसा नहीं है सबको होगा आल्सो प्रोन टू डेवलप अ कंडक्ट डिसऑर्डर नाउ हाउ वुड द सोशो कल्चर मॉडल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मलेज डिसऑर्डर सो क्या सोशो कल्चर मॉडल क्या कहता है कि सोशल और जो कल्चरल फोर्सेज है वो कैसे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब वो दोनों कैसे अब सोशो कल्चर में ना हमेशा ना इनको ब्रेक डाउन कर लिया करो सोशो में प्लस कल्चरल फैक्टर्स में ठीक है बच्चों देन हम क्या देखेंगे नाउ इसमें से अब क्या हमारे लिए निकल के आता है Though this model, we can understand Mal's psychological disorder or learn that Mal's abnormal activities closely related to his social, cultural and family background. देखो फैमिली में उसके इसीलिए उन्होंने फादर के साथ जो रिलेशन बोला था वो हॉस्टाइल बोला है ना और जो उसके बाकी जो सोशल देखो उन्होंने इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है वेरी ब्यूटीफुली दे यूज द वर्ड सेम इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे से मतलब उन्होंने ये चीज बोली है सच अ ब्यूटीफुल केस नाउ फिर इससे देखो जो मैं आपको कह रही हूँ फैमिली स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्क ये सब चीज से हमें पता चलता है सोशल कल्चर फैक्टर्स है राइट नाउ केस नंबर 5 नाउ इसको देखते हैं पहले फिर हम आते हैं ये केस आप करेंगे ठीक है ये आपके लिए चलो मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर आपके लिए फिर भी ये केस लेकिन ये केस के आंसर्स आप मुझे देंगे ठीक है पहला क्या है बेस्ड ऑन द सिम्टम्स बीन एग्जिबिटेड आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर एक्सप्लेन अदर सिम्टम्स दैट कैन बी सीन इन दिसऑर्डर ओके डिफाइन डिल्यूजन एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट डिल्यूजन तो मुझे पता है कि इसमें होता है और किसी में डिल्यूजन नहीं होता है स्किजो में होता है ना स्किजोफ्रेनिया में इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट सपोर्टेड विद द सिम्टम्स गिवन इन द अबव केस स्टडी सपोर्ट करना है हमको ओके नाउ कम टू द केस सो 20 साल का बच्चा मेल सुंदर हमारा कहानी का हीरो है हीरो हमारा सुंदर है हीरो बनाओ अपनी कहानी का सुंदर 20 साल का है मूव फ्रॉम हिज होम टाउन टू लिव इन अ बिग सिटी ये ही हैज कंटिन्यूस फियर ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फील्स द एनिमी सोल्जर्स आर फॉलोइड हिम ओके फॉलो कर रहा है प्लॉटिंग प्लॉटिंग लग रहा है उसको प्लॉटिंग हो रही है जो कि सिम्टम्स है आपका गेट्स वेरी इंटेंस वेरी टेंस व्हेन ही स्पोर्ट्स एनीवन सॉरी आई एम सो सॉरी इट्स स्पॉट एनीवन इन यूनिफॉर्म एंड फील दैट दे आर कमिंग टू कैच हिम ओके उसको ऐसा हो गया है कि ये मुझे कैच करने के लिए आ रहे हैं दिस इंटेंस एंजाइटी इज इंटरफेयरिंग विद हिज वर्क एंड रिलेशनशिप करेगी एंड हिज फ्रेंड्स आर एक्सट्रीमली कंसर्न इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू देम नहीं करेगा ना दूसरों को क्यों सेंस करेगा आपकी एंजाइटी दैट इज ओनली फॉर यू एंड द प्रॉब्लम दैट सफर्स इज ओनली बाय यू सुंदर वाई ओकेजनली laughs abruptly and inappropriately मतलब वो किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी हंस देता है जहां पे नहीं हंसना चाहिए एंड समटाइम्स स्टॉप स्पीकिंग मिड सेंटेंसेस स्कैनिंग ऑफ द डिस्टेंस एज थ्रू ही सीज और हेयर समथिंग hallucination. He expresses concern about television and radio in the room potentially being monitored by the enemies. Okay. He believes that are fixed and if they are challenged, his tone become hostile. प्योरली आपको सब समझ आ जाएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया का केस है साफ दिख के आ रहा है हमें ठीक है
नाउ तो ये तो हमारा मिल गया। स्किज़ोफ्रेनिया के क्या है, डिल्यूजन देखने मिला था हमें, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग देखने मिली, स्पीच हाइटेंड मिली हमें, हेलुसिनेशन मिला, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट्स हमें देखने मिले, ये सब सिम्टम्स हमें देखने मिले। Now, define delusion and inappropriate affect supported with the symptoms given in the case study. Okay. So, delusion में क्या होता है? Delusion disorder is a mental illness in which a person has delusion but no accompanying prominent hallucination. जरूरी नहीं है कि delusion होगा तो hallucination भी होगा, thought disorder, ये सारे disorder होने के chances जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है? Some early symptoms of delusion disorder may include feeling exploited, being preoccupied with the loyalty or trustworthiness of friends, reading threatening meanings, and being remark or even events etc. सुंदर occasionally laughs. ये सारे जो symptoms है inappropriately, ये देखो schizophrenia के जो types है ना, उसके ये सारे उनके symptoms, अगर आपको schizophrenia के types याद है ना, स्टूपर, ये जो सारे हैं कैटाटोनिक, इन सब में है, ये सारे ना उनके सिम्टम्स है कुछ कुछ, तो ये है ना। Now, so we end with this case also. I hope you like the cases and you like the question, you like the MCQ or PYQs part. Now, always remember this. Consistent effort today leads to the confident performance tomorrow. Now, देखो, स्टूडेंट की लाइफ होना ना आसान बात नहीं है। पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, टीचर्स कुछ कह रहे हैं, फ्रेंड्स का कुछ चल रहा है, ओके। तो क्या होता है इन सब में ना हम सब किसी ना किसी दौर से गुजरते हैं, किसी ना किसी मतलब हमें लगता है यार क्या मैं क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट टुडे, इसका मतलब क्या है कि अगर आप आज के एफर्ट देखो, अब आपका अगर एग्जाम समझ लो मार्च में एग्जाम है और आपको लग रहा है कि आप फैब में पढ़ने बैठोगे, तो उसके रिजल्ट आपको भी पता है क्या आएंगे, लेकिन मेन बात क्या होती है ना किसी भी एग्जाम के लिए, मेन बात जो है बच्चे वो होती है कंसिस्टेंसी। ना कंसिस्टेंसी कैसी है? कंसिस्टेंसी होती है वो चीज जो जिससे आप अपने मूड के हिसाब से ना चलो। अब लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मेरा मूड खराब हो गया, मैं कह दूं आज तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं, तो मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, राइट। लेकिन अगर आप रोज, भले ही आप एक चैप्टर के 5 लाइन्स पढ़ रहे हो लेकिन रोज पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को लीड करेगा और आपको कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस टुमारो, वो क्या करेगा, वो आपकी कॉन्फिडेंट अच्छी करेगा। और जैसे अब आपको पता है बोर्ड है, बच्चों को ऑलरेडी एंजाइटी होती है कि बोर्ड है, पता नहीं कैसा पेपर आ जाएगा, ये वो, सो हमारा ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रहेगा, ये सारी चीजें है ना। तो ऐसे नहीं है, अगर आप पहले से ही, आप बहुत पहले से पढ़ना चालू करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आप वो बोलते हैं ना, कछुआ और खरगोश की रेस में कौन जीता? कछुआ जीता। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं किया कि मैं पहले ही बहुत पढ़ लेता हूँ, पेपर आएंगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, जैसे नहीं, वो कंसिस्टेंटली चलता रहा। तो चलना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, और हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पेपर से आने से पहले सोचो कि कल इसका पेपर है, आप किताब खोल के बैठते हैं, नहीं। आपको हर दिन, आपको कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, आपका मूड कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपको हर दिन पढ़ना है तो पढ़ना है। Okay, hopefully you like this session, and these are the very important part of your this journey of your student. तो आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी लाइफ में, अगर आपके कोई गोल्स हैं, बहुत बड़े गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपकी मोटिवेशन के लिए, आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्टिंग चीजें बताने के लिए नया नया कुछ लेके आऊं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like and share the video with your friends who is not subscribing my channel, and comment also. I received 2 very wonderful comments, and I am so grateful and I am so thankful for those 2 kids जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये जो वीडियो हूं मैं बहुत जल्दी बनाऊं। ओके, तो थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और हर कॉन्सेप्ट को मैं कितना सिंपल करके आपके लिए लेके आऊंगी, यू विल get to know. So stay healthy, stay fit, and take care of yourself. Thank you so much.